नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और मैं हूं आपके साथ हिमांशु तिवारी। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कफील खान, जो बच्चों के रोगों के विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर कफील, इस समय बड़ा भयावह दौर चल रहा है कोरोना महामारी का। उस बीच जिस तरह से जिक्र हो रहा है थर्ड वेव का, थर्ड वेव के साथ एक बात और आ रही है कि ये बच्चों के लिए बहुत घातक है और इससे गार्जियंस और जो पेरेंट्स हैं वो बड़ा घबराए हुए हैं। तो उसको लेकर आप क्या कहते हैं? देखिए, हमें जो थर्ड वेव है, हालांकि कह रहे हैं कि इनविटेबल है। आपको पता होगा कि कनाडा एंड स्वीडन ऐसे स्टेट हैं जहां पे कंट्री हैं जहां पे फोर्थ वेव भी आ चुकी है। दे आर फेसिंग फोर्थ वेव। यूके, यूएस एंड यूरोप राइट नाउ दे आर स्ट्रगलिंग विद थर्ड वेव। तो थर्ड वेव, फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव, सिक्स वेव आती रहेगी, क्योंकि ये वायरस है, ये म्यूटेशन करता है। और आपको ये बता दूं, अभी डबल म्यूटेंट है। आपने सुना होगा यूके वेरिएंट, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट, बंगाल वेरिएंट, इंडियन वेरिएंट। तो ऐसे ही वेरिएंट होता है। ऐसे हजारों म्यूटेंट आएंगे, हजारों म्यूटेशन होता रहेगा और ये वेव आती रहेगी। अब कोरोना वायरस, हमें ये समझ लेना चाहिए कि कोरोना वायरस हमारी जिंदगी का एक पार्ट है। आपको पता होगा, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन होती है जो कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम के लिए होती है। वो आपको हर साल लगवानी पड़ती है अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए इससे। तो क्योंकि इन्फ्लुएंजा भी वायरस है और वो भी इस तरह से म्यूटेट करता रहता है। कुछ सालों पहले इन्फ्लुएंजा से बहुत सी डेथ होती थी, हजार लाखों लोग मरते थे, अब नहीं मरते हैं, अब टॉलरेट हो गए। नाउ मैंने आपको ये क्लियर कर दिया कि म्यूटेशन होता रहेगा, वेव आती रहेंगी, थर्ड वेव, फोर्थ वेव। तो ये तो है कि थर्ड वेव इनविटेबल है, वो आनी ही आनी है। हाँ, अक्टूबर में आती है कि नवंबर दिसंबर में आती है, वो हमें नहीं पता है। सेकेंड थिंग जो कह रहे हैं कि आप, यस, अब जो है कि ये बातें हो रही हैं कि पीडियाट्रिक पॉपुलेशन यानी कि यंग पर्सन जो है ज्यादा अफेक्टेड रहेंगे। हमने देखा पहली वेव में मोर देन 60 ईयर्स के लोगों की सबसे ज्यादा डेथ हुई, सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुए। हमने सेकेंड वेव में इस बार देख रहे हैं कि 35 साल, 40 साल, 45 साल के लोगों की डेथ हो जा रही है और उनको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी है। तो थर्ड वेव की ये प्रिडिक्शन है कि जो ये वायरस है, वायरस चूंकि वो, उसको नई नई बॉडी मिलती है और वो अपने हिसाब से नया एक्सपेरिमेंट करता है। उसको भी जिंदा रहना है, वो भी अपने लिए स्ट्रगल कर रहा है। आप वैक्सीन लेके आओगे तो अपने बचने के लिए वो करेगा, आप दवाओं लेके आओगे तो वो दवाओं के रेजिस्टेंस के लिए अपने आप को मोल्ड करेगा। तो मतलब वो वायरस इस तरह का जीव है। तो उसको शरीर के लिए, वो उसके लिए जिस जिस शरीर को में वो इन्फेक्ट होता है, वो उसको अपनी प्रयोगशाला बनाता है और अपने हिसाब से वो सोचता है कैसे बच सके। तो वो, ये बात सही है कि धीरे धीरे वो अपने आप को और स्ट्रांग बनाता जाएगा और थर्ड वेव तक आते आते शायद यंगर पॉपुलेशन को अफेक्ट करने लगे। अब कुछ और बातें मैं पॉइंट गिनाना चाहूंगा हिमांशु जी। सबसे इंपॉर्टेंट है कि बच्चों का जो एक्सपोजर होता है, जो आउटसाइड एक्सपोजर ज्यादा होता है। हमें खेल रहे हैं, हालांकि स्कूल तो अभी बंद है, लेकिन घर में बच्चे अभी भी लॉकडाउन के बाहर नहीं रह रहे हैं, ठीक है। दूसरे पेरेंट्स या घर में जो भी हैं, बाहर अगर गए तो वो अंदर जरूर लेके आते हैं। तो एक्सपोजर उनका ज्यादा होता है। सेकंड पार्ट है कि उनकी कोई वैक्सीन नहीं है। हमारे पास वैक्सीन जो है, जो लग रही है, वो 18 ईयर्स से ऊपर लग रही है, बच्चों की कोई वैक्सीन नहीं है। तो उनको कोई वैक्सीन नहीं लगी तो वो ज्यादा वर्नेबल है। थर्ड थिंग इज दैट कि बच्चे अभी तक कम इन्फेक्टेड हुए हैं, यानी वायरस उन्हीं पे ज्यादा अटैक करेगा जो लोग अब ज्यादा मतलब बचे हुए रहेंगे, जो फर्स्ट और सेकेंड वेव से। फर्स्ट वेव में इंडिया में बहुत कम, 5 से 10% बच्चे इन्फेक्टेड थे। इस बार सेकेंड वेव में 20% बच्चे इन्फेक्टेड हो रहे हैं और थर्ड वेव में जो 80% बचे रहेंगे वो वर्नेबल पॉपुलेशन हो जाएगी। फोर्थ थिंग बात करिए तो आपको, इसलिए लोग, सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी बात बोली है और पीडियाट्रिशियन ऑल ओवर इंडिया ज्यादा इस वजह से परेशान है क्योंकि हमारे पास पीडियाट्रिक आईसीयू नहीं है उतने। पीडियाट्रिक वेंटिलेटर जो आप कहते हो ना, मशीन जो डालते हैं जब आपकी सांस और हार्ट रुकने लगता है, वेंटिलेटर, वो पीडियाट्रिक वेंटिलेटर बहुत ज्यादा नहीं है इंडिया में, समझ रहे हैं। तो बहुत कम कंपनियां भी हैं, 2 ही 4 कंपनियां जो बनाती हैं और 2 ही, मतलब ऐसे हर हॉस्पिटल में आप देखोगे तो ज्यादा से ज्यादा 8 या 10 बेड का आईसीयू बना, पीडियाट्रिक आईसीयू रहता है, मैक्सिमम 12 का। गोरखपुर की बात अलग है क्योंकि वो इनकेफ्लाइटिस वार्ड है, वहां पे ज्यादा वेंटिलेटर्स हैं। लेकिन ऐसा जो आप बात करेंगे पूरे इंडिया में
किसी भी बड़े हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक का पीआईसीयू जो कहते हैं, पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट, वो बहुत छोटा होता है क्योंकि उतने बच्चों को जरूरत नहीं पड़ती है और हमारे घर वेंटिलेटर उतने नहीं है। फिर जो भी लाइफ सेविंग ड्रग अभी एडल्ट में यूज की जा रही है, जैसे रेमडेसिविर हुआ, जैसे टोसिलिजुमैब हुआ, जैसे फेविफ्लू हुआ, इन सबका रिसर्च बच्चों में नहीं किया गया है, तो हमें नहीं पता कि वो बच्चों में काम आएगी कि नहीं। तो अगर मान लीजिए ऐसी हालत आती है, अभी तो ये है कि ओनली 1% अभी तक बच्चों को देखा गया है, 99% बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए हैं, घर में ही ठीक हो गए हैं। 1% ऐसे बच्चे हैं जिनको आईसीयू में एडमिट किया गया है और मैनेज किया जा रहा है। लेकिन खुदा न खास्ता ऐसी नौबत आ जाए जब जो है बच्चों की तादाद आईसीयू में एडमिशन की जरूरत पड़े, तो वो खतरनाक होगा, हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्या मतलब जिस तरह से बच्चे अगर मान लीजिए कोरोना से इन्फेक्टेड होते हैं तो लक्षण क्या है वो? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। कैसे पहचाने कि मेरे बच्चे को कोरोना हुआ है, और ये बहुत जरूरी है माँ बाप के लिए सीखने की जरिए, क्योंकि जो एडल्ट के सिम्टम्स हैं उससे बहुत डिफरेंट बच्चों के सिम्टम्स होते हैं, वेग सिम्टम्स हैं। इस वजह से उनको पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन माँ जो होती है, कहते हैं माँ सब पहचान लेती है बच्चों में, तो माँ के लिए यही कहूंगा कि अगर आपके बच्चे में कोई भी आपको लग रहा है कि कल से और आज में कुछ मुझे डिफरेंट लग रहा है, तो आप सतर्क हो जाइए। यानी बिहेवियरल डिफरेंस भी बच्चों में देखा गया है कोरोना में। अच्छा, आते हैं जो रेगुलर सिम्टम है। फीवर जो होगा बहुत तेज नहीं होगा, 100-101 रहेगा, बहुत तेज फीवर नहीं आएगा। खांसी, जुकाम, कफ, कोल्ड, सोर थ्रोट, बच्चे जो है बच्चे सोर थ्रोट बता नहीं पाते हैं। अगर 6 महीने का बच्चा रहेगा तो उसको दूध पीना छोड़ देगा, रोएगा ज्यादा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, रात में भी वो रोएगा। 6 महीने से 5 साल के बच्चे जो हैं वो फीडिंग कम कर देते हैं, वो बता नहीं पाएंगे कि निकलने में दर्द हो रहा है, लेकिन फीडिंग कम कर देंगे। उनके लार टपकने लगेंगे, लार टपकेगी, सलाइवा जो है ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा होगा। खांसी कफ तो होगा, लेकिन उनकी सांस जल्दी फूलने लगती है, यानी कि जो पसलियां कहते हैं वो तेजी से चलने लगेंगी। स्किन में रैश हो जाएगा, लाल लाल रंग के चकत्ते पड़ सकते हैं। पैर दर्द, रात में सोते वक्त पैर दर्द नॉर्मल बच्चे बताते हैं, लेकिन ये दिन में भी बताएंगे कि दर्द हो रहा है, मेरा पैर दर्द हो रहा है, मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है। कफ, कोल्ड, फीवर हाई ग्रेड नहीं रहेगा, 101 100 के आसपास ही रहता है। बच्चों को जो 6 महीने से नीचे रहेंगे वो इरिटेबल रहेंगे, चिड़चिड़े रहेंगे, दूध पीने का कम कर देंगे, रात में सोएंगे नहीं, रोएंगे ज्यादा। 6 महीने से 5 साल तक के बच्चों में देखा गया है कि उनका स्लाइवा ड्रूलिंग होने लगता है, उनको जो है खाना छोड़ देते हैं, सुस्त रहते हैं, ज्यादा सोते हैं। उल्टा हो जाएगा, जो 6 महीने से 5 साल के ज्यादा सोते हैं, और जो है उनका जो बॉडी पे स्किन रैश आ सकती है, पेट दर्द की शिकायत कर सकते हैं। अच्छा, 6 महीने के 5 साल के बच्चों में, यहाँ तक कि 12 साल तक के बच्चों में एक पिक्यूलिटी दिखी गई है कि सिर्फ डायरिया और उल्टी और दस्त होगा तो भी कोरोना आपको सोचना पड़ेगा, समझ गए। इसके अलावा पैर दर्द, यूजुअली बच्चे जो है रात में सोते वक्त पैर दर्द की बात करते हैं माँ बाप से, और वो मालिश करने में ठीक हो जाता है, लेकिन इसमें दिन में पैर दर्द की बात करेंगे और बदन दर्द की बात करेंगे। इसके अलावा जो है वो उल्टी दस्त, माइल्जिया हो जाएगा, यानी कि मसल्स पेन होगा उनको। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं, और ये कोई भी एक सिम्टम प्रेजेंट हो सकता है या मल्टीपल सिम्टम्स आ जाते हैं। कुछ बच्चों में सिर्फ और सिर्फ, मैं बताना चाहूंगा, इस पे एम्फेसिस देना चाहूंगा, कुछ बच्चों में सिर्फ और सिर्फ कंजक्टिवाइटिस देखा गया है, यानी ना उनको फीवर आया, ना खांसी आया, ना उल्टी दस्त आया, सिर्फ उनकी आंखें लाल हुई, वो भी कोरोना हो सकता है। तो अगर आपकी बच्चों में कंजक्टिवाइटिस है या ये कोई भी लक्षण बताए है, तो ये बड़े वेग सिम्टम्स हैं, इनको देखना होगा। आपको बता दूं, बच्चों में एक डिजीज पाई जाती है कोरोना के बाद, जैसे आपने अभी सुना होगा, हमारे रोहित सरदाना जी जो पत्रकार थे, उनकी डेथ हुई, कार्डियक अरेस्ट है, तो इसको पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन कहते हैं, जो एडल्ट में होता है। यानी आप सब कुछ ठीक ठाक हो गया, घर पे आके हार्ट अटैक आ गया, आप ठीक आ गए, आपकी किडनी फेल हो गई, आपको जो है वो फालिज मार गया। क्यों? क्योंकि कोरोना जो है आपके ब्लड को थिक कर देता है, यानी मोटा कर देता है, तो वेन्स में जा नहीं, आर्टरी में जा नहीं पाते हैं, इसकी वजह से हार्ट अटैक आ सकता है और आपको फालिज मार सकता है कोरोना ठीक होने के बाद। इसी तरह बच्चों में
मल्टी सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर एक डिजीज पाई जाती है, वो कोरोना के कुछ 1-2 हफ्ते बाद। आपका बच्चा एकदम ठीक रहेगा, आपको एसिम्प्टोमेटिक है, पता चला कंजक्टिवाइटिस हुई है, आपने कोई ड्रॉप डाला, ठीक हो गया, बुखार की दवा ली, ठीक हो गया, कोरोना टेस्ट नहीं कराया, लेकिन आपको पता चला 2 हफ्ते 4 हफ्ते बाद बच्चे में ये डिजीज स्टार्ट होती है, जिसमें आपका हर अंग को वो बर्बाद करती है। किडनी, लंग, लीवर, हार्ट, मायोकार्डाइटिस हो जाएगा, हेपेटाइटिस हो जाएगा, अस्थमा की तरह प्रॉब्लम जिंदगी भर हो सकती है बच्चों में, और किडनी में एक्यूट रीनल फेल्योर हो सकता है, बच्चों में स्ट्रोक्स तक देखा गया है। तो ये हमें थोड़ा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा कि अगर बच्ची का कोरोना है तो जो डेंजर साइंस है उन पे ध्यान देना पड़ेगा और कंसल्ट करना पड़ेगा डॉक्टर से इमीडिएटली। अच्छा डॉक्टर कपिल, एक अहम सवाल ये है कि अब इस बीच मौसम भी बहुत बदल रहा है ना, और उस बीच बच्चों में देखा जाता है कि बच्चे वायरल फीवर से ग्रसित हो जाते हैं अक्सर, है ना, और उन्हें अगर वो दूध पीते हैं तो उन्हें दस्त आने शुरू हो जाते हैं अक्सर। तो ये सारी चीजें होती है, तो इनमें और उसको कोरोना के जो लक्षण है उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? ये पहले तो ये आपको बता दूं कि जो जो बच्चों को राइनाइटिस होता है, फेरेंजोटॉन्सिलाइटिस होता है, ये सारी बीमारियों के जो लक्षण है वो कोरोना के ही लक्षण है, और हम इन्हें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। यूजुअली जो है इन जैसे फेरेंजाइटिस हुआ या टॉन्सिलोफेरेंजाइटिस हुआ या राइनाइटिस हुआ और कॉमन कोल्ड हुआ, एक्यूट गैस्ट्रोइंटाइटिस हुआ, इसमें फीवर आपका 103-104 तक पहुंच जाता है बच्चों में, इसमें माइल्ड फीवर होता है। इसके अलावा जो है ना जो और वायरल इन्फेक्शन है वो मल्टी सिस्टम को, यानी कि बच्चों की आंख भी लाल होगी, नाक भी बहती रहेगी, खांसी भी आएगी, दस्त भी आएगा, यानी एक साथ सारे सिम्टम्स आएंगे। कोरोना में एक एक करके लक्षण आते हैं, तो ये थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली आपको अगर कंफर्म डिफ्रेंशिएशन करना है वो सिर्फ और सिर्फ RT-PCR टेस्ट से हो सकता है या फिर रैट टेस्ट से हो सकता है, मतलब टेस्टिंग आपको करानी पड़ेगी। अच्छा, बच्चों के जैसे कई बार अब जब आप बता रहे हैं कि इस तरह से स्थितियां हैं कि जो पीडियाट्रिशियन वार्ड है उसमें बहुत ज्यादा मतलब वेंटिलेटर्स और ये सारी सुविधाएं नहीं है, तो उस बीच फिर से यही सवाल होता है कि घर पर रहकर किस तरह से सुरक्षित रह सकते हैं? बच्चों को जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, यानी हाथ धो लो बार बार बेटा, तुम जो है घर के बाहर मत जाओ, या जाओ तो मास्क पहनो, मास्क पहनने की आदत डलवाइए। बच्चे बार बार नाक में उंगली डालते हैं, बच्चे बार बार आंख जो है मलते हैं, बच्चे बार बार मुंह में उंगली डालते हैं। देखिए हाथ धुलना सब लोग धुल देते हैं साबुन से, ऐसे गया ऐसे धुल ले, लेकिन वो 6 स्टेप, यानी कि पहला एक आगे से आगे, पीछे से पीछे, समझ रहे हैं, फिर ये क्या कहते हैं उंगलियां, क्या नाखून, फिर अंगूठा, फिर ये नकल्स, फिर ये जो है कलाई, ये 6 स्टेप अगर आप नहीं करते हैं तो फिर वो बेकार है। तो 20 से 40 सेकंड हाथ डालने की खुद धुलने की खुद हैबिट डालिए, मास्क पहनना खुद सीखिए। विजिटर्स को जो है आप अभी से मना कर दीजिए कि जो है हम लोग फोन पे बात कर लेंगे, वीडियो कॉलिंग कर लेंगे, कम से कम घर में मेहमान आए, समझ लिए। आप भी बच्चों को कोशिश कीजिए कि जब बाहर मोहल्ले में कम भीड़ हो, तो भाई देखिए बच्चे घर में बंद बंद भी उकता जाते हैं, खासकर जो है 12-14 साल के जो टीनेजर हैं वो तो बहुत टेंट्रम, मतलब ये मैं आपको बता दूं हिमांशु जी, एक बड़ी प्रॉब्लम और आने वाली है। मैंने एक आर्टिकल भी इस पे लिखा था, शैडो पैंडेमिक, यानी मेंटल स्ट्रेस जो बच्चों में विस्फोटक होता जा रहा है, खासकर जो 12 साल 14 साल 16 साल के जो टिकटॉक वाला ग्रुप था वो बहुत चिड़चिड़ा हो गया है। स्कूल बंद है, घर में माँ बाप से पटती नहीं है क्योंकि माँ बाप टोकते रहते हैं, और वो ऐसी एज होती है जो रिबेलियन वाली है, मतलब जो माँ बाप कह रहे हैं उसका वो उल्टा करने की आदत, समझ रहे ना। तो उन बच्चों के लिए बहुत प्यार देने की आपको जरूरत है। आप बाहर निकाल लीजिए, थोड़ी देर के लिए घुमाने ले जाइए, आप उनको जो है वो उनको पेसिफाई कीजिए। तो ये सारी चीजें हमें करनी पड़ेगी। डेंजर साइन माँ बाप के लिए सबसे जरूरी है, पेरेंट्स के लिए डेंजर साइन भी उसको समझना। डेंजर साइन में आता है बच्चे का यूरिन जो है कम हो गया, 12 घंटे तक पेशाब नहीं किया है, बच्चा जो है सोए जा रहा है, 8 से 12 घंटा हो गया उसने कुछ भी नहीं खाया है, बच्चा जो है सुस्त हो गया है, बच्चा जो है उसका सफेद चेहरा हो गया है, पेल हो रहा है, बच्चे जो है उसको झटका अगर आ रहा है, बुखार जो है आपका पैरासिटामोल दवा देने के बाद भी 4 घंटा हो गया है, उतर नहीं रहा है, बच्चे की पसलियां जो है तेजी से चलने लगी हैं,
तो ये 7-8 डेंजर साइन है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। उसको जैसे ही हो फिर आपको घर में नहीं उसको ट्रीट करना है, आपको हॉस्पिटल में ही लेके जाना है। कि ना हमारे पास वैक्सीन है, ना हमारे पास अच्छे आईसीयू हैं, ना हमारे पास अभी तक एक्सपीरियंस है कि कौन सी ड्रग्स बच्चों में यूज हो रही है। तो ये हमारा डॉक्टर लेवल पे कमी है। पेरेंट्स को आप सिखा दिया, आपने उसको अच्छा बना दिया, लेकिन आपको पता है कि फिर भी कोरोना होने के चांसेस रहेंगे इतना कुछ करने के बाद। तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा प्रिपरेशन की जरूरत है किसको? सरकार को। सरकार यहाँ पे किस तरह से आ सकती है? नंबर ऑफ आईसीयू बेड बढ़ा सकती है। नंबर अभी से अगर हम देखिए, हम लास्ट महीने में दिसंबर में जाके जब बच्चों का हुजूम मान लिए, खुदा ना खास्ता ऐसा हो, भगवान ना करे, लेकिन मान लीजिए कि जिस तरह से इस वक्त सुनामी आई है कि एक बैग, आप ये यकीन नहीं करोगे हिमांशु जी की 12-13 अप्रैल तक सब कुछ सही था। 14-15 अप्रैल में ऐसा हुआ है कि पूरा देश हिल गया। तो मान लीजिए ऐसी आए, भगवान ना करे ऐसी आया कि बच्चों का रश जो है हॉस्पिटल में पहुंच रहा है, तो हमारे पास बेड ही ना हो, हमारे पास वेंटिलेटर ही ना हो, तो हमें, मुझे लगता है कि हमें हर हॉस्पिटल में 20% एटलीस्ट 20% बेड्स, आईसीयू बेड जो है वो अब पीडियाट्रिक को अलॉट कर देने चाहिए। पीडियाट्रिक या फिर ऐसे वेंटिलेटर लें जो पीडियाट्रिक और एडल्ट के लिए मॉडिफाई हो सके, चेंज किया जा सके। दूसरे जो है फाइजर वैक्सीन जो है, आपको कनाडा ने तो वो अलाउ भी कर दिया है, यूएस और यूके में भी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के थ्रू ट्रायल चल रहा है 12 साल तक के बच्चों में देने के लिए, यानी कि जो 18 साल के 12 साल का गैप है उसमें फाइजर वैक्सीन की जो है वो उसको दे सकते हैं। तो मुझे लगता है इंडिया को भी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के थ्रू उस वैक्सीन का ट्रायल इंडिया में स्टार्ट कर देना चाहिए। ये 2 चीज हो गई, बेड बढ़ा दें, वैक्सीन का ट्रायल स्टार्ट कर दें। तीसरे जो है अवेयरनेस स्टार्ट कर दें। हम आप बैठे हैं बात कर रहे हैं, मान लीजिए आपके चैनल ने 10 लाख लोगों तक पहुंचा, लेकिन हमारी जो है पॉपुलेशन 1.4 बिलियन की है, जिसमें 30% पीडियाट्रिक ग्रुप है, यानी 40 करोड़ जो है वो बच्चे हैं। तो ये हमें गांव-गांव तक ये पहुंचाना पड़ेगा कि हमें जो है 2 गज की दूरी, मास्क पहनना है जरूरी, और हाथ धोना है, उसको कंटिन्यू कैसे करें। पीडियाट्रिक्स ग्रुप में ये सबसे बड़ी चैलेंज ये होता है, आपको बता दूं हिमांशु जी, कि बच्चे जो हों मरते हुए आते हैं, लेकिन अगर आप सही से उनको ट्रीट कर दीजिए तो वो ठीक होके हंसते हुए चले जाते हैं। ये पॉजिटिव चीज हम लोग पीडियाट्रिक महसूस करते हैं, लेकिन एक और वो है, ड्रॉबैक है कि यही बच्चे बहुत जल्दी डिटोरिएट होते हैं। तो अगर कोरोना वायरस के जो हमने भी अभी तक भी पीडियाट्रिक के केस देखे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया है, 2-4 दिन के अंदर जो बच्चे जो मतलब जिनको सीवियर हुआ है वो उनको बचाना मुश्किल हो गया है। तो बहुत जल्दी डिटोरिएट करते हैं, तो हमें उसके लिए प्रिपेयर रहना होगा। लास्ट में उन पेरेंट्स से कहूँगा जिन बच्चों में अस्थमा है और जो बच्चे नेबुलाइजेशन इनको बार-बार जरूरत होती है, उनके लिए ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि यही एक टाइम होता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जब ये अस्थमा तेजी से अटैक करता है और कोरोना भी उसी वक्त थर्ड वेव आने की चांस है। तो ये दोनों डेडली कॉम्बिनेशन होगा। जैसे एडल्ट में आपने देखा है कि डायबिटीज और कोरोना का एक बहुत डेडली कॉम्बिनेशन हुआ, जिनको डायबिटीज हो रहा है और कोरोना है उनमें उनकी मृत्यु ज्यादा होती है। इसी तरह से जिन बच्चों में अस्थमा या सांस फूलने की बीमारी रहेगी, उनमें कोरोना के ज्यादा तेजी से वो रहेंगे। उन पेरेंट्स को बहुत प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। तो बस यही लास्ट में कहूंगा, बी सेफ, नो, और वैक्सीन माँ बाप लगवाएं और सब कुछ अच्छा होगा, उम्मीद बांधिए। शुक्रिया डॉक्टर कफील, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी जो आपने दी, हर पेरेंट्स को बताया कि किस तरह से वो सुरक्षित रह सकते हैं, क्या डेंजर साइंस है, जिससे देखकर आप जो है अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। तो इन सभी चीजों को हम चाहेंगे कि वे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।